नमस्ते। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक और पूरी दुनिया की जानकारी हमारे फोन पर कैसे आ जाती है? आज हम लोग इसी के पीछे की कहानी जानेंगे कि भाई हमारा फोन और इंटरनेट ये सब असल में काम कैसे करता है। और मैं बता रहा हूं, जो जवाब है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। तो होता क्या है जब हम किसी को कॉल लगाते हैं या मान लीजिए गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो ये सिग्नल जाता कहाँ है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये सिग्नल सीधा ऊपर जाता होगा स्पेस में सैटेलाइट्स के पास। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही ना सैटेलाइट वाली सारी गलतफहमी दूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर सिग्नल को हजारों किलोमीटर ऊपर स्पेस में जाना पड़े और फिर वापस नीचे आना पड़े तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब आज अगर हेलो बोला तो वो सच में कल तक पहुंचेगा। इसीलिए हमारा जो रोज का कम्युनिकेशन है ना, उसके लिए ये सिस्टम बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर सैटेलाइट नहीं तो क्या? तो मिलिए हमारी इस डिजिटल दुनिया के असली अनसंग हीरो से। ये हैं समुद्र के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 99% से भी ज्यादा जो हमारा इंटरनेशनल डेटा है ना, वो हवा में नहीं बल्कि समंदर के नीचे बिछी इन मोटी मोटी केबल्स से होकर गुजरता है। ये एक फिजिकल नेटवर्क है, मतलब सच में तारें बिछी हैं जो एक महाद्वीप को दूसरे से जोड़ती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक ग्लोबल अंडर वाटर हाईवे है। और ये कोई ऐसे वैसे तार नहीं है। ये केबल्स एक कमाल की टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि डेटा रोशनी की शक्ल में केबल के अंदर ही अंदर टकराता हुआ लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है। और हजारों किलोमीटर के सफर में सिग्नल कमजोर ना पड़े, इसके लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर बूस्टर यानी एम्पलीफायर भी लगे होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत के लिए इंटरनेट का जो मेन गेटवे है, जो मुख्य दरवाजा है, वो मुंबई में है। यहीं पर सारी इंटरनेशनल केबल्स आकर जुड़ती हैं। और पता है ये केबल्स चलती कितनी हैं? समंदर के इतने गहरे पानी और प्रेशर को झेलने के बावजूद एक एक केबल को करीब करीब 25 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। कमाल है ना? ठीक है, तो बात समझ में आ गई। डेटा समंदर पार करके मुंबई तो पहुंच गया, लेकिन वहां से हमारे मोहल्ले के टावर तक ये कैसे पहुंचता है? अब ये समझते हैं। देखिए, ये पूरा सिस्टम 3 लेवल्स या टियर्स में बंटा हुआ है। सबसे पहले आती हैं टियर 1 कंपनियां। इनका काम है महाद्वीपों को जोड़ना, मतलब समंदर में केबल बिछाना। फिर आती हैं टियर 2 कंपनियां, जो इस कनेक्शन को देश के अंदर अलग अलग राज्यों और शहरों तक फैलाती हैं। और आखिर में आती हैं टियर 3 कंपनियां, मतलब हमारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, जो उस कनेक्शन को हमारे घरों और मोबाइल टावरों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, कभी किसी मोबाइल टावर को ध्यान से देखा है? उस पर 2 तरह के एंटेना लगे होते हैं। वो जो लंबे रेक्टेंगल जैसे दिखते हैं ना, वो हैं जीएसएम एंटीना। ये सीधे हमारे फोन से वायरलेस तरीके से कनेक्ट होते हैं। और वो जो गोल गोल ड्रम जैसे दिखते हैं, वो हैं माइक्रोवेव एंटीना। इनका काम एक टावर को दूसरे टावर या मेन कंट्रोल सेंटर से जोड़ना होता है। और मजे की बात यह है कि ये कनेक्शन ज्यादातर वायर्ड होता है, मतलब तारों के जरिए। तो अब जब हम सारे टुकड़ों को समझ चुके हैं, तो चलिए एक फोन कॉल की पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, कि आखिर होता क्या है। तो जैसे ही हम कहते हैं हेलो, हमारा फोन हमारी आवाज को एक डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। ये सिग्नल वायरलेस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारे सबसे पास वाले टावर तक जाता है। बस इसके बाद असली सफर शुरू होता है, जो लगभग पूरा का पूरा वायर्ड है। ये सिग्नल तारों के जरिए एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर पहुंचता है, फिर वहां से दूसरे शहर के सेंटर, और फिर जाकर उस इंसान के सबसे करीबी टावर तक पहुंचता है जिससे हमने कॉल किया है। और बस जो आखिरी का छोटा सा हिस्सा है, यानी उनके टावर से उनके फोन तक का, वो फिर से वायरलेस होता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जो इतना लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, ये सब कुछ बस उन चंद सेकंड्स में हो जाता है जितनी देर में फोन की घंटी बजती है। मतलब सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। चलो, फोन कॉल की कहानी तो समझ आ गई। अब ये देखते हैं कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं, मतलब वेब सर्फिंग करते हैं, तो डेटा का सफर कैसे होता है। पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, डीएनएस सर्वर। अब ये क्या भला है? आसान भाषा में इसे इंटरनेट की फोन बुक समझिए। जैसे हमें फोन बुक में नाम याद रहते हैं, नंबर नहीं, वैसे ही हमें google.com जैसे नाम याद रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ नंबरों की भाषा समझते हैं, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। तो डीएनएस सर्वर का बस इतना सा काम है कि वो हमारे दिए गए नाम को उसके सही आईपी एड्रेस से मैच करा दे।
तो होता यह है कि जैसे ही हम ब्राउज़र में youtube.com टाइप करके एंटर दबाते हैं, हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास जाती है। डीएनएस सर्वर फटाफट उसे YouTube का सही आईपी एड्रेस बताता है। फिर हमारी रिक्वेस्ट उन्हीं समुद्र वाली केबल्स के जरिए हज़ारों मील दूर उस डेटा सेंटर तक पहुंचती है जहां YouTube का सर्वर रखा है, और फिर वहां से वेबसाइट का सारा डेटा वापस हमारे फ़ोन पर लोड हो जाता है। और इन कुछ सालों में इस टेक्नोलॉजी की स्पीड कितनी बढ़ी है, ये तो हम सबने देखा ही है। 2G के ज़माने में हम सिर्फ बातें कर पाते थे या मैसेज भेज पाते थे। फिर 3G आया, जिसने इंटरनेट का एक छोटा सा दरवाज़ा खोला। 4G ने उस दरवाजे को और चौड़ा कर दिया, जिससे वीडियो कॉलिंग और स्ट्रीमिंग मुमकिन हुई। और अब 5G तो एक सुपर हाईवे बना रहा है, जहां सब कुछ बिल्कुल बिजली की रफ्तार से कनेक्ट होगा। अच्छा, याद है हमने शुरू में सैटेलाइट वाली बात को खारिज कर दिया था, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट्स का कोई काम ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ खास सिचुएशंस में सैटेलाइट ही हमारा एकमात्र सहारा होता है। चलिए वापस उस पर आते हैं। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां मोबाइल टावर लगाना या तो मुमकिन नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कि हिमालय के ऊंचे पहाड़, घने जंगल या फिर देश की सीमा पर जहां सेना ऑपरेशंस करती है। ऐसी मुश्किल जगहों पर सैटेलाइट फोन ही एक लाइफलाइन का काम करते हैं। लेकिन सैटेलाइट फोन में एक बड़ी टेक्निकल लिमिटेशन होती है। हमारे जो नॉर्मल फोन हैं वो होते हैं फुल ड्यूप्लेक्स, मतलब दोनों लोग एक साथ बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बिल्कुल आम बातचीत की तरह। पर सैटेलाइट फोन होते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स, बिल्कुल वॉकी टॉकी की तरह, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही इंसान बोल सकता है, दूसरे को चुपचाप सुनना पड़ता है। और इसीलिए आपने फिल्मों में आर्मी वालों को बात खत्म करके ओवर बोलते हुए सुना होगा। ये ओवर बोलना इसी बात का सिग्नल होता है कि भाई मेरी बात खत्म हो गई है, अब तुम बोलो। ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हमारी आज की ये खोज यहीं खत्म होती है, पर जाने से पहले एक सवाल। ये जानने के बाद कि हमारा हर एक क्लिक, हर एक कॉल असल में समुंदर के नीचे बिछे हजारों किलोमीटर लंबे कांच के तारों के एक जाल से होकर गुजरता है, क्या इससे इंटरनेट को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदलता है?